सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए हम लोग जो है 10वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 10, ठीक है, जिसका नाम है गर्भधारण और गर्भावस्था की जटिलताओं के संकेत, प्रसव, गर्भधारण के दौरान पुष्टाहार की आवश्यकता, जन्म चरण, प्रसव के प्रकार, महिला स्वास्थ्य एवं गर्भपात। ठीक है, इतने सारे टॉपिक्स हैं। फिलहाल उससे मतलब नहीं है, फिलहाल जो है हमें कंप्लीट करना है एक एक पार्ट को। तो जब तक जो है हम लोग स्त्री के प्रजनन अंग को और पुरुष के प्रजनन अंग को, ठीक है, जब तक स्त्री के प्रजनन अंग को और पुरुष के प्रजनन अंग को नहीं समझेंगे, तब तक जो है हम जो है इन सारी समस्याओं को, जितने भी टॉपिक्स हैं, इतना आसानी से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस जो है अंगों, प्रजनन अंगों को समझना बेहद ज़रूरी है। तो समझने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, एक एक पार्ट को कवर करेंगे। तो आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो कवर करेंगे स्त्री का प्रजनन अंग। ठीक है, स्त्री का प्रजनन अंग कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि संतानोत्पत्ति के मुख्य आधार शुक्राणु एवं अंडाणु का संयोग होना है। नवजात शिशु का पोषण माता पिता के गर्भ में 9 माह तक होता रहता है। ठीक है, देखिए शुक्राणु कहाँ से निकलते हैं और अंडाणु कहाँ से निकलते हैं। तो शुक्राणु निकलते हैं पुरुष के प्रजनन अंग से, और अंडाणु कहाँ निकलते हैं, वो निकलते हैं स्त्री के प्रजनन अंग से। ठीक है, तो देखिए आज का जो टॉपिक है इसमें जो है एकदम मैच्योरिटी के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कोई शर्म लिहाज की बात नहीं है। कुछ शब्द ऐसे निकल सकते हैं हमारे मुंह से जो सामाजिक रूप से अभद्र माना जाए या अश्लील माना जाए, तो हम लोग जो है एक बिल्कुल शिक्षक और स्टूडेंट के रोल में अदा करेंगे, और बिल्कुल ही जैसे डॉक्टर्स पढ़ते हैं उस तरीके से पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो शुक्राणु कहाँ से निकलते हैं, पुरुष से निकलते हैं, और अंडाणु कहाँ से निकलते हैं, स्त्री से निकलते हैं। नवजात शिशु का जो है पोषण माता के गर्भ में 9 माह तक होता रहता है। ठीक है, कहाँ कितने माह तक होता है, 9 माह तक होता है नवजात शिशु के जो पोषण होता है माँ के गर्भ में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए अगला टॉपिक क्या है, अगला पॉइंट क्या है कि मातृकला एवं बालक की देखभाल के संबंध में कुशलता प्राप्त करने के दृष्टिकोण से स्त्री जनन तंत्र की जानकारी होना आवश्यक है। मातृकला एवं बालक की देखभाल के संबंध में कुशलता प्राप्त करने के दृष्टिकोण से क्या करना जानना जरूरी है, स्त्री के जनन तंत्र की जानकारी जरूरी है कि स्त्री का जनन तंत्र जो है कैसे काम करता है, किस प्रकार वर्क करता है। ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन की स्थिति में, यानी कि जटिलताओं की स्थिति में हम जो है उसे कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्त्री का जो जनन अंग है, स्त्री के जो जनन अंग है उसको 2 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। बाह्य प्रजनन अंग और आंतरिक प्रजनन अंग, यानी कि एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए थोड़ा सा ये बायोलॉजी के टर्म्स में इंग्लिश बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अंग्रेजी पे थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ेगा, न चाहते हुए भी। ठीक है, तो अब जान लीजिए कि स्त्री के जो जनन अंग है वो 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य प्रजनन अंग में, और जिसको एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी कहते हैं, और आंतरिक प्रजनन अंग यानी कि इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे अब कि जो बाह्य प्रजनन अंग के पार्ट हैं, ठीक है, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो पार्ट हैं उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन से पार्ट हैं। देखिए बाह्य अंगों के को एकत्रित रूप से भग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो बाह्य अंग हैं पूरे एकत्रित रूप से उनको भग कहा जाता है, यानी कि विलोवा कहा जाता है, मतलब अंग्रेजी में, जिसके अंतर्गत निम्न अंग आते हैं। ठीक है, कौन कौन से अंग आते हैं, बाह्य अंग की बात हो रही है। पूरा सचित्र देखिए बुक में सब नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं सचित्र पढ़ाऊंगा और एकदम बेहतरीन ढंग से क्लियर करने की पूरी कोशिश रहेगी कि आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मांस प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, ठीक है, पेरिनियम, लेबिया माइनोरा, ठीक है, क्लिटोरिस, वेस्टिब्यूल्स, योनि का बाह्य छिद्र और मूत्र मार्ग का छिद्र। ठीक है, तो इतने सारे पार्ट्स जो है
हमारे बाह्य भाग में आते हैं। किस में आते हैं? बाह्य प्रजनन अंग में आते हैं, यानी कि एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव आर्गन में ये पार्ट्स आते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग चित्र के साथ समझना शुरू करते हैं। तो चित्र देखते हैं, देखिए इसमें, ठीक है, ये लोबिया मेजोरा है, ये वाला पार्ट, ठीक है, दिख रहा है आपको। ये लोबिया माइनोरा है, ये वाला पार्ट। ये हाइमन है, ठीक है। ये क्लिटोरिस है, ये वाला। ये ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा है, यानी कि जो मूत्र मार्ग है। ये ओपनिंग ऑफ वेजाइना है, ठीक है। और ये क्या है? प्रिनियम है, और ये एनस है, ठीक है, गुदा है। तो फिलहाल जो है हम लोग कुछ चीज़ों को थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। लेबियो मेजोरा का क्या काम है? ठीक है, लेबियो मेजोरा क्या है? इसकी दो तह हैं। कितने तह हैं? दो तह हैं, जो वसीय ऊतकों की त्वचा से ढकी होती है। किससे किससे ढकी होती है? वसीय ऊतकों के, ठीक है, वसीय ऊतकों के, ठीक है, त्वचा से क्या होती है? ये ढकी होती है। अच्छा, अब आते हैं लेबिया माइनोरा पे। ये इस पार्ट को देख लेते हैं थोड़ा। देखिए, ये त्वचा का वह भाग है जो जिसकी दो छोटी छोटी तहें होती हैं। क्या होती हैं इसमें? दो छोटी छोटी तहें होती हैं, ठीक है, लेबिया माइनोरा में। और जो लेबिया माइनोरा के अंदर होता है, सामने से मिलकर एक हुड की समान रचना है, ठीक है। एक हुड के समान, देखिए, उठा हुआ भाग है, रचना होता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं क्लिटोरिस पे। क्लिटोरिस ये क्या होता है? देखिए, यह एक अत्यंत संवेदनशील अंग होता है। ये क्या होता है? बहुत ही संवेदनशील अंग होता है। यह इरेक्टाइल ऊतक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इरेक्टाइल ऊतक, इरेक्टाइल, ठीक है, इरेक्टाइल ऊतक, ठीक है, इरेक्टाइल ऊतक से क्या हुआ है? बना हुआ है, ठीक है। यह भग के सामने स्थित है, मतलब एकदम सामने फ्रंट पे स्थित है। और तथा यह प्रियूस इसकी रक्षा करता है। तो इस तरह से जो है, अब देखिए, ये मूत्र मार्ग है, ठीक ना। ये क्या है? मूत्र मार्ग है। ये योनि मार्ग है, ठीक है। अच्छा, और इस तरह से हम लोग जो है मैक्सिमम बाह्य पार्ट को समझ चुके हैं। अब एक एक करके उनके बारे में जानकारी लेकिन एक कोशिश करेंगे। एक बार फिर से बताते हैं। ये लेबिया माइनोरा है, देख रहे हैं आप लोग। ये लेबिया मेजोरा है, ये लेबिया माइनोरा है, ये हाइमन है, ये क्लिटोरिस है, ठीक है। ये ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा है, ओपनिंग ऑफ वेजाइना है, ये प्रिनम है, और ये एनस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को देखिए, इसमें जो दिया हुआ है कि मांस प्यूबिस, ठीक है, यह वसायुक्त त्वचा से ढकी हुई एक गद्दी होती है। वय संधि के बाद इसे पर बाल उग आते हैं, ठीक है। यह क्या होती है? जो मांस प्यूबिस होता है, यह वसायुक्त त्वचा से ढकी हुई एक गद्दी होती है। वय संधि के बाद इस पर क्या उग आते हैं? बाल उग आते हैं। लेबिया मेजोरा क्या होता है? इसके दो तह होते हैं, दिखा चुके हैं लेबिया मेजोरा क्या था, जो वसीय ऊतक की त्वचा से ढकी रहती है। किसकी ऊतक से? वसीय ऊतकों की त्वचा से ढकी रहती है। फिर क्या है? पेरिनियम है, पेरिनियम है, यह त्वचा का वह भाग है जो कि योनि छिद्र, ठीक है, से लेकर पीछे गुदा तक फैला रहता है। क्या होता है? योनि के छिद्र से लेकर पीछे गुदा तक फैला रहता है। यह बालों से ढका रहता है। अब आते हैं लेबिया माइनोरा को। इसको भी चित्र में हमने दिखाने की कोशिश किया था पूरा। लेबिया माइनोरा क्या होता है? देखिए, सारे पार्ट्स को नाम जो है क्लियर होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि जब आएगा एग्जाम में तो नाम से ही आएगा। और जब नाम से आएगा, अगर नहीं जानकारी होगी उस चीज़ के बारे में, कंसेप्ट के बारे में पूरा, ठीक है, तो मामला हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। तो यह त्वचा का वह भाग है जो कि इसके दो छोटी छोटी तहें होती हैं, जो कि लोबिया मेजोरा के अंदर होती है। सामने से मिलकर यह एक हुड के समान रचना करती है, दिखाया था हुड के समान। ये रचना जो है प्रियूस कहलाती है। इसके क्लिटोरिस की रक्षा होती है। इसकी सतह पर त्वचा आच्छादित रहती है। क्या रहती है? त्वचा जो है आच्छादित रहती है। इसमें स्वेद तथा वसीय ग्रंथियां पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, लेबिया माइनोरा में क्या पाया जाता है? स्वेद तथा वसीय ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसकी सतह चिकनी रहती है। ये सतह जो है चिकना बना रहता है। आगे बढ़ते हैं, क्लिटोरिस पे आते हैं। क्लिटोरिस क्या था? यह एक अत्यंत संवेदनशील अंग है, ठीक है। क्या है? संवेदनशील अंग है। ऐसे प्रश्न आएगा कि इसमें से संवेदनशील अंग कौन सा है? तो क्लिटोरिस है, याद रखिएगा। यह इरेक्टाइल ऊतक यानी कि इरेक्टाइल टिश्यू की बनी होती है। ध्यान रखिएगा, टिश्यू का नाम भी याद रखिएगा, इरेक्टाइल टिश्यू।
यह भग के सामने स्थित है तथा प्रियूष इसकी रक्षा करती है। यह किसके सामने स्थित है? भग के सामने स्थित है और प्रियूष इसकी रक्षा करती है। वेस्टिब्यूल्स पे आते हैं। लोबिया माइनोरा के मध्य की दीवार वेस्टिब्यूल्स कहलाती है। क्या कहलाती है? जो लोबिया माइनोरा है, लेबिया माइनोरा है, उसकी जो है मध्य की दीवार क्या कहलाती है? वेस्टिब्यूल्स कहलाती है। योनि की बाहरी भाग तथा मूत्र भाग के छिद्र इसी पर खुलते हैं। जो योनि का बाहरी भाग और मूत्र भाग है के छिद्र हैं, इसी पर खुलते हैं। किस पे? वेस्टिब्यूल्स पे। ध्यान रखिएगा, योनि का बाहरी भाग और मूत्र भाग के इसी छिद्र पर खुलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं योनि छिद्र का बाह्य भाग। ठीक है, योनि छिद्र का बाह्य भाग दिखाए थे। वेस्टिब्यूल्स के पीछे लेबिया माइनोरा के मध्य के एक भाग को योनि का बाह्य छिद्र कहते हैं। कुंवारी कन्या में इस छिद्र का अधिकांश भाग युछोदित से ढका रहता है। ठीक है, हाइमन से। योनि छिद्र म्यूकस झिल्ली के दोहरी सतह पर बना रहता है। किसका बना रहता है? जो म्यूकस जो है दोहरी सतह का बना रहता है। यह अर्धचंद्राकार में होता है, अर्धचंद्राकार में होता है। ठीक है, योनि के बाहर छिद्र के दोनों ओर दो ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, योनि के बाहर, योनि के बाह्य छिद्र के दोनों ओर दो ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, जो कि बार्थोलिन ग्रंथियां और कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? बार्थोलिन ग्रंथियां कहलाती हैं। मूत्र मार्ग का बाह्य छिद्र पे आते हैं। ठीक है, मूत्र मार्ग के बाह्य छिद्र पर आते हैं। यह वेस्टिब्यूल्स के पीछे स्थित है। इसके द्वारा दो ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, इसके द्वारा कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? दो ग्रंथियां पाई जाती हैं जो यूरिथ्रल ग्रंथियां कहलाती हैं। यूरिन से होता है मूत्र, यूरिन से बन गया यूरिथ्रल, जो यूरिथ्रल ग्रंथियां कहलाती हैं। ठीक है, तो जो है ये क्या थे? हमारे बाह्य भाग थे। अब अंदरूनी भाग को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो फीमेल का आंतरिक प्रजनन अंग है उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस बनेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। आंतरिक प्रजनन अंग, ठीक है, इंटरनल रिप्रोडक्टिव आर्गन। ठीक है, अंडाशय, ओवरीज। ठीक है, क्या है? ओवरीज। देखिए, हम लोग आज फंक्शन नहीं पढ़ने वाले हैं कि कैसे काम करता है, सिर्फ पढ़ने वाले हैं कौन कौन सा पार्ट होता है। ठीक है, जो प्रजनन अंग होता है महिला का, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, फिलहाल हम इतना ही जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद जो कैसे ये वर्क करता है, कैसे बच्चा जो है गर्भाधारण होता है, कैसे बच्चा पैदा होता है, कैसे बच्चा विकास करता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, चाहे लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो है पार्ट्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो पार्ट्स को ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, अंडाशय यानी कि ओवरीज है। ठीक है, डिम्बवाहिनी नलिकाएं यानी कि फैलोपियन ट्यूब है। क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। फिर गर्भाशय है, यूटेरस है। ठीक है, और योनि यानी कि वेजाइना है। क्या है ये? इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ये सब आते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार जो है चित्र के माध्यम से हम देखते हैं कि अंदरूनी भाग कैसे काम करता है। अब देखिए, ये क्या है? ये आंतरिक प्रजनन अंग है। किसका? महिला का। ठीक है, चाहे मादा का। ठीक है, तो जो आंतरिक प्रजनन अंग में क्या है? ये हो गया आपका ओवरी। क्या हो गया? ओवरी, मतलब कि अंडाशय। क्या हो गया? अंडाशय। ठीक है, अंडाशय हो गया। ये वाला पार्ट जो है अंडाशय हो गया, ये वाला दोनों पार्ट। ठीक है, अंडाशय हो गया। अच्छा, ये देखिए बादाम के आकार के होते हैं। ठीक है, बादाम के आकार के होते हैं क्या? अंडाशय। ठीक है, आपका ओवरी। ठीक है, और तंतुमय उत्तक पेशी से बने होते हैं। किसके बने होते हैं? अंडाशय जो है रचना तंतुमय उत्तक पेशी से बने होते हैं। अंडाशय का बाह्य भाग जो है कार्टेक्स कहलाता है। जो अंडाशय का बाह्य भाग है वो क्या कहलाएगा? कार्टेक्स कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ हो गया। अब एक और चीज़ था, डिम्बवाहिनी नलिकाएं यानी कि फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, देखिए ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, एक बार इसको मिटा के बताते हैं। जो ये वाला पार्ट है, ये क्या है? ये हमारा फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, ये पार्ट जो है फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में क्या कहते हैं? डिम्बवाहिनी नलिकाएं। ठीक है, क्या कहते हैं? डिम्बवाहिनी नलिकाएं कहते हैं। अब आता है गर्भाशय। गर्भाशय क्या कहते हैं? ये है यूटेरस। इसी को कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं? गर्भाशय। ठीक है, गर्भाशय कहते हैं। ठीक है, ये आपका यहीं पे गर्भ धारण होता है। फैलोपियन ट्यूब में तो जो है निषेचन होता है, यहाँ से जब स्पर्म जाता है
नर द्वारा। तो यहाँ पे जो है यहाँ से अंडा निकलता है, यहाँ पे जो दोनों मिलते हैं और धीरे धीरे से खिसकते हुए यहाँ पे आके बच्चा जो है विकास करने लगता है। ठीक है, तो बार बार इस चीज़ को मैं दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ, यही गर्भाशय होता है। ठीक है, और एक बच रहा है आपका योनि, तो योनि वाला पार्ट जो है ये हो गया। ठीक है, योनि। ठीक है, कर्विक्स यानी कि वेजाइना। तो देखिए जो ये ब्रॉड लिगामेंट है थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इंडेमेट्रिक लिगामेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है सब, लेकिन देख लेते हैं। माइट्रोमेट्रिक है ये इंटरनल ओएस है ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है इंटरनल ओएस है, और ये वाला पार्ट जो है एक्सटर्नल ओएस है। ये कर्विक्स है और ये वेजाइना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग क्या पढ़ चुके हैं आज, और इस तरह से जो हम लोग थोड़ा चित्र देख चुके हैं किसका, आंतरिक प्रजनन अंग का, किसका, मादा का। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को कवर करते हुए चलते हैं ये बुक से, जो बुक में दिया हुआ है। तो अंडाशय आप लोग जो है देख चुकी हैं। यह बादाम के आकार की 2 रचनाएं होती हैं जो कि श्रेणी गुहा यानी कि पेल्विक कैविटी में दोनों ओर एक एक स्थित होती हैं। आपको चित्र से एकदम बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, और क्या होता है, अंडाशय की रचना तंतुमय उत्तक पेशी से बनी होती है। किससे बनी होती है, अंडाशय की रचना तंतुमय उत्तक पेशी से बनी होती है। अंडाशय का बाह्य भाग जो है कार्टेक्स कहलाता है। कार्टेक्स की पर जननी एपिथेलियम, जननिंग एपिथेलियम का आवरण होता है। ठीक है, कार्टेक्स पर क्या होता है, जननिंग एपिथेलियम और जर्मिनल एपिथेलियम का आवरण होता है। कार्य क्या है अंडाशय का, देखिए अंडाशय का जो मुख्य कार्य है 3 है। अंडाशय जो देखे थे, ओवरी जो देखे थे, उसके मुख्य कार्य 3 हैं। जो किस आकार का था, बादाम आकार का था। अंडाशय का अंडाणु का उत्पादन करना। ठीक है, अंडाणु क्या होता है, अंडाणु ही तो निकलता है जिससे जो है शुक्राणु से जो मिलता है। ठीक है, अंडाणु का भी चित्र दिखाएंगे। प्रजनन हार्मोन्स यानी कि इस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करना है। कौन करता है, ये ओवरी ही करता है। ठीक है, क्या करता है कि जो है प्रजनन हार्मोन इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करता है और मासिक धर्म का नियंत्रण करता है। मासिक धर्म सबको पता है, उसका भी क्या करता है, ये नियंत्रण करता है, क्या, ओवरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक अंडाणु एक कोष में रहता है जिसे फोलिकल कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक अंडाणु जो है एक कोष में रहता है, एक कोष आवरण बना हुआ है ऊपर से। ठीक है, उसमें अंडाणु रहता है, जिसको क्या कहेंगे, फोलिकल कहते हैं। फोलिकल के फटने के पश्चात वह रक्त के थक्के से भर जाता है तथा कुछ समय बाद वह एक उत्तक में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, थक्के से भर जाता है और एक जो समय बाद जो है उत्तक में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। अंडाणु के निषेचित हो जाने वाली स्थिति में प्लेसेंटा बनने से पूर्व कार्पस ल्यूटिनम प्लेसेंटा का कार्य करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन ध्यान लीजिए कि अंडाणु के निषेचित हो जाने की स्थिति में प्लेसेंटा बनने से पूर्व कार्पस ल्यूटिनम प्लेसेंटा का कार्य करता है। ठीक है, इतना डीप नहीं आएगा, चलिए फिलहाल देख लीजिए। चलिए अब अंडाणु को देख लेते हैं, अंडाणु क्या होता है। ठीक है, पहले तो अंडाणु को देखने से पहले एक चित्र उसका देख लेते हैं। ठीक है, कि अंडाणु या डिंब। ठीक है, अंडाणु या डिंब, जिसको देखिए अंडाशय यानी कि ओवरी से निकलने वाला प्रत्येक अंडाणु ही भावी भ्रूण का निर्माण करता है। शुक्राणु स्पर्म से उसका संयोग होने पर अंडाणु निषेचन हो जाता है। ठीक है, जब शुक्राणु से फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु क्या होता है, निषेचित होता है, तो क्या बन जाता है, एक जो है इम्ब्राय भ्रूण का आकार देने का काम करता है तथा नए जीव का निर्माण का विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल जो अंडाणु का चित्र हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा रंगीन चित्र से अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है दिमाग पे। देखिए ये क्या है, ये आपका है अंडाणु। ठीक है, ओवम यानी कि अंडाणु। ठीक है, अंडाणु, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए ये न्यूक्लियस है आपका, ये वाला न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये है साइटोप्लाज्म, जो अंदर ये लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, और ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, इसको छोड़िए। ठीक है, ये कोरोना रेडिएटा है। ठीक है, और ये जोन पेलुसिडा है। फिलहाल 2 चीज़ समझिए, ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो इस तरह जो हमारा अंडाणु का एक शेप है, जिसको अंग्रेजी में ओवम भी कहते हैं। एक जो है आपके माइंड में एक कंसेप्ट क्लियरिटी आ गई कि हाँ अंडाणु कैसा होता है। जो भी महिला के, ठीक है, ओवरी से निकलता है, अंडाशय से निकलता है, क्या अंडाणु, वो कैसा होता है, किस आकार का होता है। ठीक है, तो ये आपके चित्र जो है सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा है
कि वह संधि प्यूबर्टी स्टेज से ही अंडाणु का परिपक्व होना शुरू हो जाता है। वह संधि जो है प्यूबर्टी स्टेज से ही अंडाणु, मतलब कि जब बच्ची जो है मतलब कि प्यूबर्टी स्टेज धारण करती है, मतलब कि लगभग 11-12 साल की, तभी से अंडाणु जो है परिपक्व होना मतलब कि शुरू हो जाते हैं। प्रत्येक अंडाणु 28 दिनों में परिपक्व हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रत्येक अंडाणु जो है 28 दिनों में क्या होता है, परिपक्व हो जाता है। परिपक्व अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, डिंब क्षरण या ओव्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिंब क्षरण या ओव्यूलेशन कहते हैं। क्या, किसको, जो परिपक्व अंडाणु होता है वही जब बाहर निकलता है तो उसी को क्या कहते हैं, डिंब क्षरण या ओव्यूलेशन कहा जाता है। ठीक है, एक एक क्रिया को मैं समझाऊंगा, लेकिन अगले अगले पॉइंट पे, क्यों फिलहाल जो है हम लोग स्त्री के प्रजनन अंग के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें बाह्य प्रजनन अंग पढ़ चुके हैं, आंतरिक प्रजनन अंग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अंडाणु या डिंब के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए, अंडाणु की रचना, मतलब रचना तो हम शेप तो आकार तो दिखा दिए थे, इस किताब के हिसाब से थोड़ा पढ़ लीजिए। अंडाणु का आकार जो है गोल होता है, देख ही चुके हैं। स्थिर तथा निष्क्रिय होता है, यह शुक्राणु से बड़ा होता है। स्थिर होता है, निष्क्रिय होता है और शुक्राणु से बड़ा होता है। हर पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इसकी परिधि लगभग जो है 0.1 मिलीमीटर की होती है। ठीक है, मिलीमीटर की होती है, 0.1 मिलीमीटर की होती है। आंतरिक रचना जो है, स्त्री अंडाणु के 3 भाग होते हैं, दिखा चुके हैं आपको। फिलहाल फिर से इस चित्र में देख लीजिए। बाह्य सुरक्षा आवरण, जीवद्रव्य और केंद्रक। ठीक है, तो थोड़ा सा बाह्य सुरक्षा आवरण, जीवद्रव्य और केंद्रक यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। आप एक और ऊपर करके देखिए, ये कोशिका है, ये केंद्रक है जिसको जो है न्यूक्लियस कहते थे हम लोग। ठीक है ना, और ये जीवद्रव्य यानी कि जो साइटोप्लाज्म था वो था। तो ये बाह्य द्रव्य है कोशिका का। ठीक है, बाह्य आवरण है। अंडाणु के बाहर एक सुरक्षात्मक आवरण होता है जो कि अंडाणु के आंतरिक भाग की सुरक्षा करता है, ये वाला आवरण। ठीक है, क्या होता है, अंडाणु के बाहर एक सुरक्षात्मक आवरण होता है जो कि अंडाणु के आंतरिक भाग की क्या करता है, सुरक्षा करता है। मध्य भाग खोखला होता है जिसमें जीव द्रव्य भरा होता है। ये मध्य भाग है। कौन सा मध्य भाग दिखा रहा हूँ, ये और इसके बीच में मध्य भाग ये वाला है जिसको जीव द्रव्य कहते हैं, यानी कि अंग्रेजी में साइटोप्लाज्म कह रहे थे। क्या कह रहे थे, साइटोप्लाज्म। ठीक है, मध्य भाग खोखला होता है जिसमें जीव द्रव्य भरा होता है। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है, केंद्रक। केंद्रक क्या है, ये केंद्रक कौन सा था, ये आपका केंद्रक है, यही केंद्रक है। ठीक है, जिसको न्यूक्लियस भी कहते हैं। रंगीन चित्र में बिल्कुल क्लियर हो रहा था आपको कि अंडाणु के जीव द्रव्य के कहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है, तीसरा भाग केंद्रक है जो कि अंडाणु के जीव द्रव्य के कहीं भी हो सकता है। अब पढ़ते हैं फैलोपियन डिंब वाहिनी नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब के बारे में। इसमें 2 पतली नलिकाएं होती हैं, फैलोपियन ट्यूब को दिखा चुके हैं। ठीक है, इसे 4 भागों में बांटा गया है। कीप यानी कि इनफंडिबुलम। ठीक है, तुम्बिका यानी कि एम्प्यूला, संयोजक यानी कि स्थूलमस। ठीक है, और गर्भाशयी भाग। तो चलिए अब गर्भाशय के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे गर्भाशय दिखा चुके थे, यूटेरस। ठीक है, सामान्य अवस्था में परिपक्व गर्भाशय मांसपेशियों की मोटी दीवार बनी एक खोखली थैली होती है। क्या होती है, सामान्य अवस्था में परिपक्व गर्भाशय मांसपेशिया की एक मोटी दीवार दिख रहा था, मोटी दीवार एकदम लाल सा अंदर भाग। ठीक है, ये खोखली थैली होती है, खोखला भी दिख रहा था एकदम। ठीक है, इसका आकार नाशपाती के समान था। ठीक है, दिखा होगा आपको जो है, ये ऐसा इस शेप का था। ठीक है, इस शेप का था कि नहीं था, ये वाला जो क्या गर्भाशय था, यूरेटरस था। तो ये नाशपाती का आकार था। यह लगभग जो है 3 इंच लंबी होती है। कितनी इंच लंबी होती है, 3 इंच लंबी होती है। इसके ऊपरी भाग जो है 2.5 इंच चौड़ा होता है, ये 2.5 इंच चौड़ा होता है, 3 इंच लंबी होती है। तथा इसके नीचे धीरे धीरे चौड़ाई कम होती जाती है, देख लेते ऐसे हो रहा था। ठीक है, दीवार लगभग 1 इंच का रह जाता है, यहाँ पे 1 इंच का रह जाता है। स्त्री पोजीशन क्या है, गर्भाशय मूत्राशय तथा मलाशय के मध्य स्थित होता है। कहाँ होता है, गर्भाशय मूत्राशय और मलाशय के मध्य स्थित होता है। जो गर्भाशय होता है मूत्राशय और मलाशय के मध्य स्थित होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, गर्भाशय के कार्य, फंक्शन ऑफ यूटेरस। ठीक है, यूटेरस के कार्य क्या हैं,
तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। गर्भ प्रतिस्थापन, ठीक है, गर्भ का प्रतिस्थापन कराने की निश्चित डिंब का गर्भाशय की दीवार में स्थापित होना। फैलोपियन ट्यूब से जो नीचे जब आता है तो वहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे आके प्रतिस्थापित होता है, वो होता है यूटेरस में आके, माने कि गर्भाशय में आके प्रतिस्थापित हो जाता है। गर्भ का विकास जानते ही हैं, 9 माह में क्या होता है, शिशु तक 9 माह तक शिशु का विकास के लिए आश्रय देता है। कौन, गर्भाशय, यानी कि यूटेरस जो है 9 माह बच्चा कहाँ विकास करता है, इसी में तो विकास करता है, गर्भाशय में तो विकास करता है। प्रस्राव के समय क्या होता है, प्रस्राव के संकुचन विमोचन क्रिया से शरीर को बाहर आने में सहायता करता है। देखिए प्रस्राव के समय जब कहा जाता है कि महिला से कहा जाता है कि जोर लगाओ, तो कहाँ लगाती है, ये यूट्रस पे जोर पड़ता है और यूट्रस जो है संकुचित होता है, ठीक है, और क्या करता है, बच्चे को बाहर निकालने में पूरी तरह कोशिश करता है, सहायक होता है, ठीक है, क्या होता है, सहायक होता है। किस तरह से, संकुचित करके, अपने आप को संकुचित करता है, मतलब छोटा करता है, ऊपर से दबाव डालता है, बच्चा जो है बाहर की तरफ निकलता है। योनि यानी कि वेजाइनल पार्ट की बात हो रही है। तो देखिए गर्भाशय से बाह्य त्वचा तक एक मार्ग योनि कहलाती है, योनि दिखा चुके हैं। जो निचला पार्ट था ये वाला, ये तो गर्भाशय था आपका, और ये जो ये वाला पार्ट था योनि था, ठीक है। योनि के दीवार तंतुमय तथा पेशीय ऊतकों के बने होते हैं, ठीक है। योनि की दीवार किससे होते हैं, तंतुमय तथा पेशीय ऊतकों के बने होते हैं, ठीक है। कार्य क्या है योनि का, यह सहवास क्रिया का मार्ग है। सहवास क्रिया मतलब कि जब पति पत्नी संबंध बनाते हैं तो इसी मार्ग से संबंध बनाते हैं, ठीक है। इसे शिशु जन्म देने वाली नलिका भी कहा जाता है, ठीक है। इसी मार्ग से शिशु भी बाहर भी निकलता है, इसी योनि मार्ग से शिशु बाहर भी निकलता है, ठीक है। हमें पूरा विश्वास है कि आपको जो है कॉन्सेप्ट मैक्सिमम क्लियर हो गए होंगे हर अंग का। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।